बहुत सारे लोग आज की तारीख में ये जानना चाहते हैं कि कानून साज असेंबली में महराजुद्दीन मलिक के साथ क्या मामला हुआ। आज सबसे पहले 3 बार जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा है। 10 बजे हाउस लगता है, उसके बाद 10:30 बजे हाउस को एडजॉर्न किया जाता है। 11 बजे हाउस लगता है, उसके बाद फिर से हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है। 1 बजे हाउस का सेशन फिर से शुरू होता है, फिर से हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है। एक मामला महराजुद्दीन मलिक के साथ पेश आया है, जिस मामले में खुद मेरी वीडियो एक वायरल होती जा रही है और आप भी ये वीडियो जरा देखें कि इस वीडियो में एक मामला महराजुद्दीन मलिक के साथ पेश आया। ये वीडियो है और यही वीडियो जो है इस समय चारों ओर जम्मू कश्मीर के बहुत सारे वेब पोर्टल पे गर्दिश कर रही है। अब लोग जो हैं वो हैरान हैं कि आखिर महराजुद्दीन मलिक के साथ ये मामला पेश क्यों आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की तारीख में महराजुद्दीन मलिक ने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद पे एक भाषण दिया और उसके बाद आज सुबह ही कानून साज असेंबली में 2 से 3 लोग जो हैं, महराजुद्दीन मलिक जब भी इंटरव्यू दे रहे थे, किसी भी वेब पोर्टल से बातचीत कर रहे थे, तो ये 2 से 3 लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि मामला क्या है। और आज जब कानून साज असेंबली के साथ बिल्कुल एक कंटीन है, कंटीन के साथ जब महराजुद्दीन मलिक फिर से एक फीमेल जर्नलिस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे, वहां भी 2 से 3 लोग आते हैं और वही 2 से 3 लोग आपको चारों ओर गर्दिश करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपको बहुत सारे वेब पोर्टल्स पे भी वही 2 से 3 लोग दिखाई देते होंगे। अब जब महराजुद्दीन मलिक वहां पे बातचीत कर रहे हैं एक फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, अचानक से ये 2-3 लोग आते हैं, महराजुद्दीन मलिक के साथ में बैठ जाते हैं और एक लाइव वीडियो चल रहा था या ऑफलाइन वीडियो चल रहा था, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने भी इंटरव्यू देना है और बार बार इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मामला क्या है? क्या महराजुद्दीन मलिक को जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में सिक्योरिटी रीजंस और बढ़ाने चाहिए, या फिर सबसे बड़ा सवाल जो है कानून साज असेंबली की सिक्योरिटी पे सवाल होता है, खड़ा होता है कि आखिर महराजुद्दीन मलिक के आसपास न सिक्योरिटी थी, ना इनके अपने पीएसओज थे, ना इनका कोई अपना जो पर्सनल असिस्टेंट था वो भी वहां पे मौजूद नहीं था। कहने का मतलब ये है कि मामला गंभीर हो सकता था आज की तारीख में, जो मामला हमारे सामने वहां पेश आया। फिलहाल महराज साहब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महराज साहब, अजीबोगरीब किस्म का मामला और मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ये देखा और मेरी हिस्ट्री में भी पहली बार कि कानून साज असेंबली में 2 से 3 लोग आना, वो अचानक आपको डराएं, धमकाएं, आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। क्या है ये? देखिए, सब कुछ नया होगा, इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा, पुराने नेताओं के तर्ज को भी बदला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस झूठ की बुनियाद पर राजनीति होती है और जिन्हें भगवान माना जाता है, अपने माँ बाप का सम्मान जो लोग नहीं करते हैं, नेताओं को सर पे चढ़ा के रखते हैं। हाँ, परिवार के लोगों को मैंने बड़े करीब से देखा है, रिश्तेदारों को देखा है। इंसान की एक ज़िंदगी ऐसी है, जो माशरे को मैं जानता हूँ कि जब इंसान ज़िंदा होता है तो उसकी खूबी उसको नहीं बताई जाती है कि आप ये अच्छा कर रहे हैं। अगर उसको ये बातें बताई जाएंगी तो वो और अच्छा करने की ख्वाहिश करेगा और करेगा भी। लेकिन होता क्या है, दौर जदीद के अंदर ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मेजॉरिटी में ये लोग हैं कि बुराई ज़्यादातर दिखाते हैं कि इस इंसान के अंदर ये ऐब है, इस इंसान की ये बुराई है, इस इंसान ने ज़िंदगी में ये काम गलत किया है, और उसको दोहराया जाता है जब वो जिंदा होता है। और जब वही इंसान मर जाता है तो उसकी पुरानी कोई बातें उठा कर लाते हैं कि इसने ज़िंदगी में यार वो वाला काम बहुत अच्छा किया था, ये बहुत नेक है। ये तर्ज थोड़ा गलत है। जो आप मरने के बाद इंसान के बारे में बोलते हो ना, वो मरने से पहले बोलो, मेरा ये मानना है। अब महराज मलिक है, आज मुझे आज बोलो मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, ठीक। अब मैं भी कल को जब मर जाऊंगा ना, तो लोग मेरी तारीफों के फूल बांधेंगे, चाहे वो अपोजिशन होंगे, चाहे वो कोई भी होगा, वो कहेगा कि महराज एक ईमानदार लीडर था, महराज अच्छा लीडर था, वो जम्मू कश्मीर का क्या देश का मुस्तकबिल बेहतर कर सकता था, लेकिन दुनिया में नहीं रहा। आज अगर मैं कर सकता हूं, आज अगर मैं जिंदा हूं, तो मुझे करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सच से हट क्यों रहे? एक इतिहास होता है, ये दुनिया का एक दस्तूर है, जो दुनिया के अंदर आया है वो चले गया। अब जिसने अच्छा किया तो अच्छा बोलो, जिसने बुरा किया तो बुरा बोलो, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा है। देखिए, मुर्दों के लिए तो यही कहा जाता है कि आप अच्छा ही बोलो, नहीं जाने के बाद अरे ऐसा नहीं, मैं नहीं हूं उस किस्म का, ये मेरा अपना नजरिया है, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और पर्सनल मेरा नजरिया है। मैं इस नजरिए से देखता हूं। मुझे लग, आप क्यों मुझे बताएंगे? आप मैं मेरा साहब क्यों बोलेंगे? आप
अगर आपको दिल में मेरे लिए हमदर्दी है, इज्जत है, तो आपके जुबान से निकले कि मैं महराज साहब हूं, वरना आप सीधा मेरे नाम से मुझे पुकार सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो नाम है, और अगर मेरे नाम से पुकारना कोई गुनाह है तो गलत बात है। मरने वाले को आप क्या कहते हैं? मर गया। और ये आम रिवाज में ये अल्फाज बयान किए जाते हैं। मैंने मुफ्ती सईद को बोला कि वो मर गया, मर गया, उसके सीने पे गोली नहीं लगी, उसको मैं सही मौत नहीं मारा। हाँ एग्जैक्टली, कहाँ मारा? क्योंकि उस वक्त के हालात के मुताबिक जो हालात थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। और दुनिया, मैं नहीं कहता हूं, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है इस जमीन पे उजड़ते हुए लोगों को मरते हुए, और उनके दौर के अंदर कश्मीर के नाम पर इन्होंने बहुत धंधा किया। कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी है? मुझे बताओ किस उलमा को इन्होंने एमएलए बनाकर भेजा? कश्मीर के लोगों से मुझे गिला है, चाहे कश्मीर के लोग मुझे क्या कहते हैं। मुझे एक बात बता दो, चपरासी कश्मीर का है, पुलिस में कश्मीर का है, कोई केएस है, कोई आईएएस है, मतलब हर फिरके में, हर फील्ड में कश्मीरी मुसलमान है। एक सियासत के मैदान में बेईमानों का टोला क्यों उठा के भेजते? क्या इसमें ईमानदार लोग नहीं आने चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ईमानदार नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं। कौन आलिम है इधर? क्या आलिम दीन है यहां पर? जो अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे, उन्होंने नमाज अदा की? पूछा आपने? अरे इस्लाम को आप राजनीति में भी बेचेंगे। बीजेपी वालों में और हम लोगों में क्या फर्क है? क्या फर्क है हम लोगों में? मुझे एक बात का गिला है, कश्मीरी अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि उन्होंने सही नुमाइंदों को चुनकर भेजा है, ईमानदार लोगों को ऐवान में उठाकर भेजा है। क्या कश्मीर के अंदर ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे नौजवानों की कमी है जो बेबाकी से अपनी आवाम की रहनुमाई करे? क्या कमी है? आज भी लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा हो रहा है। किस किस चीज पर मैं बात रखूं? मैं तो शर्मिंदा हूं अगर लोग मुझ पे सवाल करते हैं। मुफ्ती सईद के दौर में बीजेपी के साथ हाथ मिलाना गलती है, और मैं उसे शहीद, क्या गोली लगी थी मुफ्ती सईद को मैं शहीद कहलाऊं? उसे शहीद नहीं कह सकते, वो मरा है। वो कोई, उसको मैं क्या कहूं, कोई वली गुजरा है क्या? वक्त का वली तो नहीं है। अरे लीडर था, लोगों ने वोट दिए, बन गया, नाम हो गया, चीफ मिनिस्टर बना, तो क्या हुआ यार? नहीं कहा ना कि फांसी दी होती खुद। हाँ, वक्त अगर बीजेपी वालों ने उसके खिलाफ उस वक्त, चाहे मोदी की सरकार सेंटर में थी, अगर वो नहीं मानता उनके साथ अलायंस, अगर उसको फांसी पे भी लटकाते तो बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। अरे मरना वैसे भी था। तो मुझे बताओ बीजेपी कमी क्या करती अगर अलायंस नहीं करता? या तो जेल में डालते, या तो उसे फांसी के फंदे पे लटकाते। यही तो था। अगर इतनी जान पे बनाई थी, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी मौत क्यों हुई? मेरा यह मानना है, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत क्यों नहीं दोगे? क्यों अपनी नस्लों की बर्बादी अपने हाथों से लिखोगे? नहीं लिखनी है। कंप्रोमाइज किस बात में है? अरे आपको मुस्तकबिल तय करना है, हमारी नस्लों को बनाना है। मुझे बताओ आप घुटने क्यों टेक रहे हो और घुटनों के बल क्यों चल रहे हो, जबकि आपको आवाम ने ताकत दी है? आज भी मैं अगर बोल रहा हूं तो मुझे, मेरी आवाम का वजूद मेरे साथ है, तो मैं उस आवाम के साथ ऐसे सौदा कर दूं एक मिनट में मैं सौदा कर दूं और झुक जाऊं अपने मफाद के लिए? अपने मफाद के लिए महराज न कभी झुका है न झुकेगा। मैंने वोट भी ऐसे भीख मांगकर नहीं लिए, पैसे देकर मैंने नहीं लिए हैं। मैंने आवाम को समझाकर, उनके जज्बात को अपने अंदर डालकर, उनका वजूद हासिल करके इस ऐवान में पहुंचाऊं। आपको क्या लगता है इस तर्ज के ये लोग हैं? इन्होंने, किसी ने पैसा दिया है, किसी ने शराब दिया है और आज ऐवान का हिस्सा है। जिस दिन कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग ईमानदार लोगों को वोट की ताकत से बनाएंगे, उस दिन मुझे खुशी होगी। और ये मेरा अपना कमेंट है, मुफ्ती सईद मरा है और उसने आवाम को जो धोखा दिया है उसको मैं भूल नहीं सकता हूं। और आपको क्या लगता है उसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो मैं मान लूं? अरे क्या वक्त का वली था? अरे मेरी नस्लों को उसने बर्बाद किया, मेरी जमीनों को उसने उजाड़ा है। ख्वाह मैं कश्मीर का नहीं हूं, जम्मू का हूं, लेकिन मेरी जमीन पे काबिज अगर इस वक्त है, इस वक्त अगर हालात जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं तो उसका सहरा उसके सर जाता है। किससे बात कर रहे हो आप? वो क्या वक्त का पता नहीं क्या? आप खुद ही बताते हो कि पास्ट को छोड़ो। नहीं, वो पास्ट बात, देखिए बात कहां से उठती है, सुन लीजिए। स्टैंड नहीं ना लेते आप एक जगह। आप कभी बोलते हैं कि पास्ट को छोड़े, हम फ्यूचर की बात कर, फ्यूचर की बात, फिर आप फिर मुफ्ती सईद पे पहुंच जाते हैं। आप बात भूल रहे हैं। आप ये वो वाली वीडियो देख लीजिए कि मुफ्ती सईद का नाम मेरी जुबान से क्यों आया। आपको ये वजह जाननी है कि अगर मैंने मुफ्ती सईद की बात की है तो किस कंटेस्ट में की है। जब मैं असेंबली से बाहर आया
तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, मैंने सवालों के जवाब 370 पे भी आपसे सवाल पूछे हाँ, जब सवाल ये उठा कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा उमर अब्दुल्ला के लिए, मैं क्या उमर अब्दुल्ला का ठेकेदार हूं? ये सवाल मीडिया के लोग मुझसे क्यों पूछे? यही सवाल एनसी के लोगों से पूछते। अब अगर उमर अब्दुल्ला टूलिप गार्डन में उसी आदमी के साथ खड़ा था जिसने ये बिल लाया, तो उसका जवाब महराज क्यों दे? क्यों दे? और अगर नहीं, अगर ये कश्मीर के नौजवानों का सवाल होता, महराज जवाब देता। ये उस आदमी का सवाल था जिसने इस हालात तक पैदा किए। 370 को, बीजेपी को इस तरह, मतलब इस जम्मू कश्मीर के अंदर राज करने पे मजबूर किया, ये वही लोग हैं, ये वही मुफ्ती खानदान है, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती है या उसमें मुफ्ती सईद है। और उन लोगों को यह हक पूछने का नहीं है कि टूलिप गार्डन के अंदर उमर अब्दुल्ला क्यों है। क्योंकि मैंने आज एक बात कही है, एक इंटरव्यू में मैंने बताया है, ये सियासत जम्मू कश्मीर की शुरू हुई थी चावल पे और चावल पे खत्म होगी। खुलासा लोग करेंगे और वक्त आएगा, इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, मैं इस वक्त इसलिए कर रहा हूं, लोग कहते हैं वो बड़ा आदमी था, बड़ा महान था। अब क्या महान पैदा ही नहीं होंगे? नहीं, मुफ्ती सईद के अलावा कोई महान होगा ही नहीं। मुझे बताओ, गांधी था, गांधी के अलावा फिर देश चला ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी था, देश चला ही नहीं। अरे दुनिया में अभी वो लोग पैदा होंगे, वो बढ़ेंगे जो इस दुनिया को चलाएंगे, और उसमें से कौन लोग होंगे कोई पता नहीं। और मुझे लोग कहेंगे नहीं ये कुछ भी नहीं कर सकता। वक्त एक आएगा, तारीख लिख कर जाऊंगा और ऐसी तारीख रकम करूंगा जो इस देश के इतिहास में किसी सियासतदान ने लिखी नहीं होगी, और ईमानदारी का सबूत दूंगा। और सियासत को इन्होंने क्या किया है? आपको क्या लगता है? जम्मू कश्मीर की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, ये बिजनेस है। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? अरे ये ऐसा काम था, पुण्य का काम था, सवाब का काम था, जहां नेता इंसाफ करता था, जहां नेता लोगों की बेहतरी के लिए अपनी जिंदगी देता था। अब चलिए, आज सुन लीजिए, नहीं, पास्ट नहीं, आज की बात बता रहा हूं। और सियासत का मैदान ऐसा है कि जिसके पास पैसा है वो यहां इन्वेस्ट करे और यहां से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा कमा कर जाए। इसलिए सियासत थोड़ी है। सियासत इसलिए है कि आप अपनी जिंदगी वक्फ करो और इंसानियत के लिए, अपने मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए अपना वक्त सर्फ करो। यहां लिल्लाहियत के लिए काम करना है, इसलिए नहीं पैसा लगाओ तो रिटर्न में कितना मिलेगा। और उसी तर्ज पे स्कूल होते थे जहां से आपने लोगों को एजुकेट करना था, और उसका नाम मदारिस हुआ करता था। तालीम को बेचा जा रहा है आज की डेट में। और देखिए, सियासत का मैदान हो या स्कूलों की तालीम हो, स्कूलों के स्कूल इन्होंने खोले हैं। हेल्थ के निजाम में पहले जमाने में क्या होते थे? हकीम, मेरे इलाके में हकीम हुआ करते थे। वो जब दवाई देते थे ना, उनको खुशी मिलती थी, वो पैसा नहीं लेते थे। और आज ये बिजनेस है, पेट काटने के, औजार निकालने के। सुन लीजिए, ये बिजनेस सवाल नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये सवाल गलत नहीं है, ये जवाब सही है बिल्कुल। राजनीति के अंदर ईमानदार लोग होंगे, ये माफिया है। आज की डेट में जितनी भी सियासत हो रही है या सियासतदान, एक आदमी जो लेजिस्लेटर्स हैं, ये सब एक आदमी ईमानदारी से आया। पता कर लो, इतिहास उठा के देख लो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाओ, पता करो उनका बैकग्राउंड क्या है, पता कर लो। आपके पास ईमानदार हैं, आप ईमानदारी का ठप्पा लगा के आए, बाकी सब बेईमान। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे से ज्यादा ईमानदारी साहिवान के अंदर कोई नहीं है। ये गारंटी के साथ बोलता हूं और दावे के साथ बोलता हूं, डंके की चोट। आज का मामला आप हमें बताएं ताकि लोग, जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, मामला क्या? मामला सिंपल है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं बोल सकता हूं, मैं मोदी को मोदी बोलता हूं, एलजी को एलजी बोलता हूं, मुफ्ती सईद को क्या मुफ्ती साहिब बोलूं? क्यों? मेरी मर्जी। अरे तुम घर वालों के नहीं निकलते हो, अपने माँ बाप के नहीं निकलते हो, जिन्होंने तुम्हें पैसा दिया तुम उनसे किनारा कशी करते हो, लीडर को बाप मान लेते हो। लीडर वही है जो इंसानियत के लिए मानते हो कि आप कानून नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है, नहीं सुन लीजिए, आज भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप पे अटैक भी हो सकता है। अरे सुन लीजिए, पहली बात, मैं अल्लाह को मानता हूं, उसके भरोसे से निकला उसी के भरोसे से हूं, और आज अगर इस मुकाम पे खड़ा हूं तो उसी के भरोसे से हूं। मेरी नीयत में खोट नहीं है और मेरी सोच में तकब्बर नहीं है। मैं आया हूं लोगों की बेहतरी के लिए और करके जाऊंगा। उम्र का पता नहीं है कितनी है, यहां इंसान जिंदगी को बचाते बचाते भी मर जाता है। कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई सड़क के किनारे मर जाता है, कोई सड़क से खाई में जाकर गिर के मर जाता है, कोई गोली से मरता है, कोई बीमारी से मरता है। मेरी मौत जिस दिन होगी मुतय्यन होगी। मैं इन लोगों से, टुच्चे लोगों से डरने वाला नहीं हूं। आपको क्या लगता है जिस आदमी ने 15 साल रगड़ा खाया है वो इन टुच्चे लोगों से डरेगा जिनका वजूद ही नहीं है? और जो बात करने वाला है वो चोर है, उसने पीडीपी के दौर में खाया होगा, आज वो हजम नहीं कर रहा है, मुफ्ती सईद के भी गुण गा रहा है। अरे बाप के गा, जिस बाप के घर से तो पैदा हुआ, उस बाप को तो ये इसका पता ही नहीं होगा।
ये कौन सी नस्ल के लोग हैं? ये लोगों को जाहिल बना रहे हैं। और कश्मीर की आवाम बागयूर है, अगर मुझे देख रही है, हर फील्ड में अगर इंसान कश्मीरी है तो सियासत के मैदान में ईमानदार कश्मीर से क्यों नहीं आएगा? ये मेरा जानना है। और जवान क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अखाड़ा बना के रखा है देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस, कश्मीर के अंदर पीडीपी और एनसी। वो नौजवान कहां है जो नौजवान अपना मुस्तकबिल खुद लिखना चाहता है? मैं चाहता हूं वो नौजवान खुलकर आए। मैदान हमने बना लिया। मैं कौन था? अगर मैं लीडर हूं, मैं इसमें कोई शक नहीं, अगर मैं खुद खड़ा अपने पांवों पे नहीं हुआ होता, क्या आज असेंबली में इस किस्म की गूंज उठी होती? क्या लोगों के मुस्तकबिल की बात उठी होती? ये मैंने हिम्मत की है और आज जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जम्मू कश्मीर की रहनुमाई कर रहा हूं। क्या मुझे एनसी के लोग टिकट देते? क्या मुझे कांग्रेस के लोग टिकट देते? मैंने अपने पैरों पे उठकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की। और ये किसी की जागीर नहीं है। मैंने कहा असेंबली के अंदर, आपने भी देखे, कल फोटो उठा लेना, वहां पे सारे ब्लैक एंड व्हाइट चेहरे हैं, जो कुछ दुनिया में नहीं है और कुछ जिंदा है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट हैं। अब जो उसकी आगे की लकीर बढ़ेगी वो कलर्ड में बढ़ेगी, और उसमें कौन लोगों का चेहरा होगा वो तुम आगे आने वाले कल सालों में देखोगे कि किन किन लोगों का चेहरा उस दीवार पे चिपकेगा। जागीर बना के रखिए, काम तो करना है नहीं किसी ने। मैं तो शर्मिंदा हूं, आज आपने तमाशा नहीं देखा, तमाशा नहीं देखा। अरे इस तमाशे को देखने के लिए मैं यहां थोड़ी आया हूं। ये सवाल नहीं करेंगे ये लोग, ये सवाल नहीं करेंगे। बीजेपी के लोगों को 28 सीटें मिली, एमएलए तो ये लोग बन गए। आज अगर असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाए जाते, कैजुअल लेबरर्स का रेजोल्यूशन हुआ था, उसके अलावा और भी रेजोल्यूशन, 5-6 रेजोल्यूशन थे, क्वेश्चंस थे, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलती। बीजेपी वालों ने हंगामा कर दिया, स्पीकर ने एलो नहीं किया, एनसी वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। यार मुझे समझ नहीं आ रही है, सरकार में कौन है, अपोजिशन में कौन है, और मैं किसकी रहनुमाई करूं, और अकेले कहां जाऊं? जो लोग इंतजार कर रहे हैं नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो स्पीकर के खिलाफ बोल रहे हैं। जब मुझे किसी ने कहा आप क्यों नहीं बोल रहे, मैंने बोला मैं किसके खिलाफ बोलूं? बीजेपी तो तालियां बजा रही है, स्पीकर बात कर रहा है तो वो तालियां वो बजा रहे। स्पीकर को एलो करना चाहिए था, आधे घंटे का डिस्कशन होना था, बाकी काम होना था, लेकिन 2 दिन हो गए, काम तमाशा कुछ भी नहीं। तो बताया ये जा रहा है कि वक्फ बिल पे डिस्कशन होनी आधा घंटा होनी चाहिए थी। अरे क्या बोलते हैं बीजेपी वालों को, क्या पता है? मोदी जो बोलता है कॉपी पेस्ट चिपका देना था इन्होंने, ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, उसका जवाब उसके एवज में एनसी वालों ने बोल देना था, या 2-4 और लोग बोल देते। अरे रेत के टिप्पर को ये रोक नहीं पाए, वक्फ बिल के बारे में बात करके क्या ही उखाड़ पाते? लेकिन बात करने के लिए ये ऐवान है, और इससे बेहतर ऐवान है नहीं कोई। मुझे लगता है वक्फ बिल पे बात इससे बेहतर कहीं, इनको क्या लगता है सड़कों पे लोग उतरे और अपने हक के लिए लड़े? अरे लोगों ने चुनकर भेजा, ये लोगों की, करोड़ों लोगों की आवाज है, और इसको आप दबा नहीं सकते हैं। ये स्पीकर साहब की गलती है, उसको बोलने देना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा था। मुझे किसी ने कहा आप भी प्रोटेस्ट करो, मैंने बोला किसके खिलाफ? कहता बीजेपी बोलने नहीं दे रही। मैंने बोला तुम ही लोग तो हंगामा कर रहे हो, स्पीकर वहां से बात रख रहा है, बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं, मैं किसको गाली दूं भाई? मैं किसको गाली दूं? स्पीकर एनसी का, सरकार का, वही बोल रहा है कि आप नहीं बोल सकते हो, तो रोष किससे? मेरा दोष किससे? अरे जिनसे मैं लड़ने वाला था वो तो आज आप चुपचाप करके खामोश नहीं। क्या करोगे जब 99 लोग हंगामा कर रहे हैं? एक आदमी की कौन सा स्पीकर तो सुन ही नहीं रहा है, ना वो सरकार की सुन रहा है, ना वो अपोजिशन की सुन रहा है। अपोजिशन तो खुश थी आज, क्योंकि मोदी जी बिल लेकर आए थे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी नाराजगी है। आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार थी, देखिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ऐसा है कि उन पर भरोसा था लोगों को। आज असेंबली लगी थी, थोड़ा सा बीच में गैप था, ईद थी, ईद के बाद ये जो सेशन शुरू हुआ था, यहाँ लोगों को उम्मीदें थी। आज उम्मीदों के दिन टूलिप गार्डन नहीं घूमना था। गृह मंत्री अमित शाह तो आए नहीं, गृह मंत्री घूम लेता ना। अरे हमने वोट लोगों के लिए, बात करने के लिए, उसकी सरकार में बैठे लोग तमाशा कर रहे थे। अगर वो खुद यहां पर होते तो यकीनन कई लोगों का मसला हल हुआ होता, तो शायद मेरे दिल को भी सुकून मिलता। मैं कश्मीर से रात के 12 बजे 1 बजे जम्मू पहुंचा, इसलिए कि कल कुछ बेहतर होगा। और कल जब सुबह गया तो तमाशा, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे नाराजगी हो सकता है, मेरे अलावा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को नाराजगी इस बात की होगी, वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादा किया है, क्या उस वादे पे खड़ा उतरते हैं कि नहीं। सवाल पूछे जाएंगे। मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा है अभी वक्त देखेगा, अगर ये लोग काम नहीं कर सकते हैं तो फिर सरकार में आने का क्या मकसद है? अरे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसने तो बेहतर स्कूल बनाए, उसने तो बेहतर क्वालिटी के हॉस्टल बनाए, उसने फ्री बसेस सबको दी।
उसने बिजली फ्री सबको दे दी, पानी सबको दिया। अरविंद जी की गलती ये थी कि उसने 5 साल के अंदर सारी चीजें दे दी, 5 साल के अंदर सारी चीजें दे दी जो उनको हजम नहीं हुई। दिल्ली के लोगों को वो चीज हजम नहीं। बजट के मुताबिक यहाँ भी लोगों को राशन भी मिल रहा है, बजट के मुताबिक यहाँ भी लोगों को देखिए नहीं उतना नहीं। देखिए आपको मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर बदहाली है। यहाँ पर जो मैंने कहा है सर्कुलेशन ऑफ मनी वो खत्म हुआ है। हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ माफिया आया, जैसे मैंने सड़क की बात की, यहाँ रिंग रोड बने, यहाँ नेशनल हाईवे बने। टैक्स कब से ले रहे हैं? अभी सड़क का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था, रिबन भी नहीं काटा था तो टोल टैक्स लगा था, है ना? तो तब से ही ले रहे हैं, अभी भी रोड कंप्लीट नहीं हुआ। कितने सालों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन उस सड़क को बनाने के लिए जिस बजरी का इस्तेमाल हुआ, रेत का इस्तेमाल हुआ, उसकी रॉयल्टी भी नहीं भरी। अगर वो रॉयल्टी वक्त पे भरी होती, एलजी के शासन में 5 साल कितनी लूट हुई आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसको आज हम रोक नहीं पाए। अब तो सरकार बनी थी, 6 महीने से माइनिंग पे लगाम कसी जानी चाहिए थी। लगभग 6 महीने के अंदर हजारों करोड़ रुपया हमने जमा कर लिया होता, लेकिन अभी भी माइनिंग लीगलाइज नहीं। तो अभी भी इलीगल तरीके से लूट खसूट हो रही है। हम नाकाम हुए, सरकार में बैठकर हम नाकाम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वोट किसकी ओर जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद समझ सकता हूं कि जब से मैं असेंबली में जा रहा हूं, सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रही है। देखिए हमें खौफ नहीं होना चाहिए, हमारे साथ आवाम है। आज अगर सरकार खड़ी हो जाएगी तो जम्मू की आवाम भी खड़ी हो जाएगी। क्यों उन्होंने भाजपा को वोट दिया? स्टेटहुड जम्मू के लोग भी चाहते हैं, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं, ये हमारा राइट है। यहां की नौकरियों पे हमारा हक हो, ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं और कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। यहां पर माफिया खत्म हो, जम्मू के लोग भी चाहते हैं और कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। यहां के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले, यहां के वहां के भी चाहते हैं। और इस पे सरकार अगर कोई कदम उठाए, उमर अब्दुल्ला सरकार अगर कोई कदम उठाए, और मुझे नहीं लगता जम्मू के लोग अलग हो जाएंगे, वो भाजपा को छोड़कर सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे अपने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए। और मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। कल का दिन उमर साहब आएंगे, मैं देखूंगा उमर अब्दुल्ला आएगा और उसको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर चुनी हुई सरकार है तो चुने हुए लोगों के लिए, उन लोगों की उम्मीदों पे कितना खड़ा उतरता है वो देखना कल की तारीख में। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी सिक्योरिटी वगैरह से बात हुई है? सिक्योरिटी नहीं, लोग आपको बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार। देखिए वो असेंबली का मामला है, वो असेंबली के अंदर सारा मामला हुआ है, ये वो लोग तय करें। मुझे कोई परवाह नहीं है कितने टुच्चे लोग आते हैं। अब अगर आपको लगता है मैं इन चीजों से डर जाऊंगा तो फिर तो मैं मर जाऊंगा। अरे मुझे अभी लड़ना है, मुझे अभी जीना है, मैंने जीने के वसाइल पैदा करने हैं। और जब तक ना आप लड़ोगे तब तक आप जीतोगे नहीं। और 1-2 आदमी से आप डर गए, ऐसा नहीं होता है। ये माहौल चलता रहता है। कुछ गद्दार हैं जिन लोगों ने गद्दारों के साथ गद्दार खड़े हो जाएंगे। महाराज सच बोलता है और सच्चाई की बुनियाद पर राजनीति करेगा। मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई भी डर नहीं, कोई भी खौफ नहीं। जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा इंसानियत के लिए। मैंने अपना वजूद दे दिया। मेरे जैसे करोड़ों लोग दुनिया में आए गए। अरे महराज जिस दिन जाएगा दुनिया मातम मनाएगी। आज के दौर में भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वरना ऐसे भी लोग हैं जिनको मातम परिवार महीना नहीं मनाता। ऐसे भी लोग दुनिया से लखपति करोड़पति गए जिनका मातम वो अपने घर वाले साल नहीं मनाते। अगर महराज अब की बार जाएगा ना, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और कुछ वक्त तक याद किया जाएगा। मुझे क्या मौत से डराएंगे? मैंने तो अपनी आंखों के सामने नौजवानों की लाशें उठती हुई देखी है। और कश्मीर के अंदर जिनको फिक्र हो रही है कि मुफ्ती साहब सईद को क्यों बोला, अरे यहां अगर बाप ऊंची आवाज में बेटे से बात करे ना, बहू के सामने बेइज्जती करे, तो बाप के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, बेटा बाप के मुखालिफ खड़ा हो जाता है, भाई भाई को काटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लीडर के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो लीडर जिसने कबाड़ा कर दिया और मैं उसको साहिब बुलाऊं, नहीं बोलेंगे। अरे साहिब तो मैंने आपको पहले ही बोला, मन करेगा तो महराज को साहिब बोलना, वरना महराज मेरा नाम है, महराज के नाम से मेरी पहचान है। मुझे साहिब की जरूरत नहीं है। साहिब दिल में होना चाहिए, दिमाग में नहीं, जुबान पे नहीं, और पीठ के पीछे मेरी मुखालफत नहीं। जो कहेगा मुंह के सामने। और मैंने जो मुफ्ती सईद को बोला है, ढंके की चोट पे अभी भी कह रहा हूं कि गद्दारी की है, इसमें कोई शक नहीं। और किसी को यह ना लगे कि वो उसका सपोर्टर है। मेरे यहाँ जम्मू कश्मीर है, किसी के बाप की जागीर नहीं। आपको क्या लगता है ये उसकी जागीर थी? नहीं, मेरा घर जम्मू कश्मीर में नहीं है, मेरी परवरिश जम्मू कश्मीर में नहीं है, मेरा वजूद, मेरा ये जो शरीर है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, और उसको इसका ठेकेदार मान लो। वाह क्या बात है, कमाल की बात है। ऐसा नहीं है। दुनिया में चले गए हैं, मरा है, गोली खाकर नहीं मरा है। कश्मीर के अंदर कितने नौजवानों की जानें गई हैं, क्या कभी बात हुई? टाफी लेने भेजे थे, मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे।
आज उनको तकलीफ हो रही है कि ये जो ऐसा ऐसा हो रहा है, अरे ये तुम्हारी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं महराज ढंग के। और उन नौजवानों की बात करो, मतलब आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हो, 370 हटा तब भी उन्हीं को जिम्मेदार, केंद्र शासित प्रदेश बना तब भी उन्हीं को जिम्मेदार। देखिए मैंने कहा कि किस कंटेक्स्ट में मैंने ये बात कही, ये मैंने वजह बता दी। जिस दिन कोई और सवाल होगा तो जवाब वही होगा। इतिहास आपने भी लिखा होगा, दूसरे राइटर बहुत है। जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ क्या है 30 साल या 50 साल या 60 साल से, सुन लीजिए मेरी बात, उसके राइटर बहुत हैं। अपने अपने तर्ज ने अपने अपने लोगों ने एक कहानी लिखी है, किताबें लिखी हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात थे, फिर वैसे, फिर तो शाहबनामा भी है। शाहबनामे को भी आप पढ़ लीजिए, पढ़ा है आपने, पढ़ लेना कभी। तारीख तो अलग अलग राइटर्स ने लिखी है, लेकिन मैंने जो कहा है ना वो मैंने आंखों से देखा है। अब तारीख में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो कुछ लिख सकता है, वो कुछ लिख सकता है, उसको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और जिस 2014 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त मैं खुद एक कैंडिडेट था। एमएलए से महराज मलिक कैंडिडेट भदरवा से था, मैं खुद था, मैं चुनाव लड़ा हूं उस दिन। और मुझे याद है कि उस वक्त के हालात क्या थे और किस तर्ज पे राजनीति हो रही थी, और फिर इनका खाना शाम का किस तर्ज पे किस थाली में खाया जाता था, वो वक्त भी मुझे याद है। और इनके बयानात आज भी जिंदा हैं, उठाकर देख लीजिए। तारीफों के फूल बांधने में कमी नहीं रखी थी। आज उनको कोई भी हक नहीं है सरकार से सवाल पूछने का। और उनको मैंने गलत बोला, अरे मुफ्ती सईद की बेटी की पार्टी को कश्मीर के लोगों ने धुतकार दिया, 3 पे लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने क्या उसको एक्सेप्ट किया? अगर एक्सेप्ट किया होता तो आज सरकार महबूबा मुफ्ती की होती। मैंने क्या गलत बोल दिया? वो मर गया। अगर वो लोग उसको शहीद मानते तो किसकी सरकार होती? अरे सरकार वोट से ही पता चलता है ना। आप अपना वजूद किसको देते? किसको देते? उसके मुखालिफ, उसकी बेटी के मुखालिफ देते। अरे वो तो उसकी औलाद थी, दे देना था उसी को। जब उसने जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव लाया था, फिर एनसी को क्यों वोट दिया? भाई मैंने एनसी को समर्थन इसलिए दिया, मैंने सोचा बड़ा वर्ग है, 42 सीटें दी, हो सकता है कश्मीर के लोगों का फैसला सही होगा, चलो महराज भी उसी के साथ। अरे ये तो लाखों लोगों का फैसला था। मैं एक आदमी 1 लाख कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैंने कौन सा गुनाह किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों में मेजॉरिटी वाले लोगों के साथ मैं भी खड़ा हो गया? मैंने सुना था कि जिसको 40 लोग गवाही दे दे वो ईमानदार है। यहां तो लाखों लोगों ने इनकी गवाही दी, मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हो गया। मैंने क्या गुनाह किया, गलत किया? वरना मैं विपक्ष में रहता। अगर विपक्ष में रहता तो बीजेपी कहते ये बीजेपी के साथ जुड़ा है, रहूंगा मैं अलायंस के साथ ही। लेकिन सवाल सरकार से पूछूंगा जरूर, और सरकार डंके की चोट पे होंगे। आज भी मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिए, सरकार नहीं काम करेगी तो नाकामी गिनाएंगे। मैंने आज भी कहा कि उमर साहब को वहां नहीं जाना चाहिए था। 7 साल के बाद एक वक्त मिला था जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी करने का और उनके लिए फैसला करने का। आज रेजोल्यूशन आए थे, क्वेश्चंस आए थे, लोग इस उम्मीद से थे कि हमारे लिए क्या होगा, जम्मू कश्मीर के लिए नया क्या होगा। लेकिन नया 2 दिन से जब तमाशा देखा, वो जय श्री राम के नारे लगाए, ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, नारे लगाने के लिए भेजा है। अरे हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा के लोगों को, उसके असेंबली के नीचे मंदिर है, वहां भगवान को याद करो। उनको बोलता हूँ घरों में जाकर अल्लाह को शिद्दत से याद करो। अगर अल्लाह सुन ले तो फिर ये सारे तख्त ताज खत्म हो जाएंगे, जो आप चाहोगे दुनिया में हासिल कर जाओगे। लेकिन ये धर्म के नाम पे लोगों को, भगवान के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसको ठग रहे हैं। मतलब उसका नाम, कश्मीरी लोगों की कहावत है, हमारे इलाके में जब कसम खाते हैं ना लोग, ये थोड़ा मजाकिया है, दिल पे नहीं लेना। जब हमें झूठ बोलना होता है ना, झूठ, हमारे इलाके में लोग सीधा खुदा की कसम करते हैं। खुदा की कसम मैंने नहीं, हालांकि झूठ हो लेकिन करेंगे, वरना क्या है, खुदा की कसम खा, सीधा कुरान की कसम। लेकिन कश्मीरी भाई पता क्या बोलते हैं, अगर झूठ बोलना हो, सच बोलना, क्वठुक कसम, क्वठुक कसम, कामरुक कसम। आप नशो क्वठन हो इलाज, नश कामरुक के इलाज। जो लोग खुदा की कसम खाते थे वो तो दुनिया से ही उठ गए ना, जो झूठी कसमें खाते। लेकिन क्वठन तिचुने इलाज, कामरस तिचुने इलाज। सच बोलो, हम पैदा हुए हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, हुस्न सुलूक हमारे पास होना चाहिए। ईमान ये नहीं है कि आप अपने फिरके की रहबरी करें, ईमान वो है, इस्लाम क्या है? इस्लाम दर्ज देता है कि आप अपना किरदार दिखाओ। क्या है इनका किरदार? नफरत का बाजार करेंगे, सरों के सर कलम करेंगे, वो उससे इंसान का किरदार दिखेगा। इंसान का किरदार उसकी ईमानदारी है। और महराज को अगर लोग इस वक्त जानते हैं, मानते हैं, मैंने हथियार नहीं उठाया, मैंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिखाया है। इसलिए महराज आज इस ऐवान की कुर्सी पे बैठा है।
और जिस कुर्सी के लिए अल्ताफ बुखारी ने करोड़ों खर्च किया, मैं खुश हूं यार। अगर मेरी ईमानदारी, मेरे रब ने वादा किया है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, दुनिया आपके कदमों में होगी। और आज मैं देख रहा हूं खरबपति, करोड़पति तरस रहे हैं कि हम एमएलए बन जाएं, और कुछ लोग कहते हैं कि एक्सीडेंटल एमएलए है। अरे एक्सीडेंटल तो मोदी ने हद कर दी थी, कश्मीर के अंदर कोई एक एमएलए बन जाए, दुनिया की ताकत लगाई थी, अल्ताफ बुखारी नहीं बना। अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, 14 लाख में मैंने इलेक्शन लड़ा है। अरे अल्लाह की ताकत, अल्लाह की, वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। इसलिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा की। और कुछ लोगों को खाम ख्याली है महराज कौन है। अरे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े लोगों ने नाक में दम हुआ है, और इस बारे में मत सोचो। मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी से काम करूंगा और इसी तर्ज पे चलने वाला हूं। रही बात मुफ्ती सईद की, आखिरी बार भी बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल है। मैं इज्जत तभी देता हूं जब वो अगला इज्जत के काबिल होगा। अगर काबिल नहीं है तो महराज उसको दुनिया के सामने बोलेगा, चाहे वो मरा है या जिंदा। मरा है या जिंदा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या होगा, मुफ्तियों का फतवा वो बता दे, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूं। जिसने गुनाह किया है उसे गुनाहगार महराज करार देगा। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं मुझे। जिसको तकलीफ होती है होने दो, लेकिन जो वक्त के हालात मैंने देखे मैं वही बयान कर रहा हूं। और तारीख के पन्नों को खोलोगे, इधर जिन जिन लोगों ने किया है, मैंने उसकी एक छोटी सी मिसाल दी है। बातस पेट हुए थे, बातस पेट गैस खत्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जो हंगामा आज कानून साज असेंबली में हुआ, आपने वो तमाशा देख लिया। फिलहाल सूरत हाल ये कि महराजुद्दीन मलिक एक बार फिर से मुफ्ती सैयद के लिए ये कह रहे हैं कि वो मर गया है, वो शहीद नहीं है।